के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। बात करेंगे उस नाम की जिसे सुनकर पाकिस्तान आज भी थर्रा जाता है। बात करेंगे 1971 की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जेपी नड्डा के सवालों पर कांग्रेस का पलटवार। जी हां, कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी से पूछे गए हैं 10 सवाल। कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना और आरएसएस में क्या बात हुई है, ये पूछा गया है। आरएसएस के लोग सीसीपी के बुलाने पर चीन क्यों गए, ये तमाम सवाल रखे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासत इस मामले पर अब गरमाती जा रही है। ये तमाम सवाल पूछे गए हैं। अब आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस मसले पर चल रहा है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी से पूछे गए 10 सवाल। कांग्रेस ने ये सवाल बीजेपी से पूछे। जेपी नड्डा के सवालों पर यह कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है और कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जाहिर है कि अभी इस मसले पर सियासत थमने वाली नहीं है। जेपी नड्डा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवाल कांग्रेस पर दागे, अब कांग्रेस ने उस पर पलटवार किया है और 10 सवाल बीजेपी पर दाग दिए हैं। सीसीपी और आरएसएस में क्या बातचीत हुई, इतिहास में जाकर ये पार्टियां अब एक दूसरे के खिलाफ प्रत्यारोप आरोप लगा रही हैं। आरएसएस के लोग किस तरह से इस पूरे मामले में संलिप्त रहे, उसकी तरफ भी कांग्रेस ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। तो सियासत इस पर बढ़ती जा रही है और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर इस तरह की सियासत इस पर चल रही है, इसके क्या मायने हैं। रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रजत, जो 10 सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं, पहले जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी ओर से सवाल, कई सवाल बीजेपी की ओर से पूछे गए, अब पलटवार आया है। सियासत किस तरफ जा रही है? कांग्रेस भी लगातार इस बात का सवाल पहले दिन से उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक एमओयू साइन किया, कांग्रेस पार्टी उसको मानती है। अब रणदीप सुरजेवाला ने जेपी नड्डा से 10 सवाल पूछे हैं। पहला ये कि बीजेपी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या रिश्ता है, 2007 में वहां के पुलिस ब्यूरो से मिलने राजनाथ सिंह क्यों गए, उसके बाद 2008 में 17 अक्टूबर को कैसे वो लोग यहाँ पर आए, और बीजेपी ने कहा कि हमारे उनसे संबंध अच्छे रहे, इससे मुलाकात हुई। उसका दूसरा सवाल ये है कि आरएसएस का एक बड़ा समुदाय जो था, एक डेलीगेशन 2009 में जनवरी में वहां गया, आरएसएस क्यों गई और वहां क्या बातचीत हुई। तीसरा सवाल ये है कि नितिन गडकरी उसके बाद वहां क्या करने गए 5 दिन की विजिट के लिए। उसका चौथा सवाल है कि अमित शाह ने एक डेलीगेशन भेजा। ठीक है, तो आरएसएस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में संबंधों को लेकर के, कथित संबंधों को लेकर के ये कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं। अब जाहिर है कि सियासत इस पर आगे और भी बढ़ेगी। अपडेट हम आपको करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस शख्स की जिसका नाम लेना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी नाकामियों और दगाबाजियों के लिए बदनाम है। इमरान का ये देश कोरोना से हल्का है और जेब से तंग है, लेकिन सपने ऐसे ऐसे पालता है कि मत पूछिए। वो भारत से लड़ने भिड़ने के दिन में भी ख्वाब देखता है। इसीलिए पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए हम एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जो पाकिस्तान के लिए काल था और चीन के खौफ की वजह। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। कैसे इस जनरल ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। You are required to ensure the security of this country. हिंदुस्तान का एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से कांपता है पाकिस्तान। एक महावीर जिसने कहा था, याद कर लो 71 वरना टुकड़े होंगे 72। It means that you should have to fight and fight to win. There is no room for the loser. हिंदुस्तान का जनरल, पाकिस्तान का काल। नाम फील्ड मार्शल सैम होर्मुसजी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ। जितना बड़ा नाम उससे बड़ा कारनामा, क्योंकि इस एक शख्स की बदौलत ही
भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान 49 साल पहले घुटनों पर था। मानेकशॉ ने पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया कि उसकी टीस पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तानी जनरलों की जुबां पर गाहे बगाहे आ ही जाती है। साल था 1971 का और जगह थी पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, जहां पाकिस्तानी शासन के जुल्म से हालात बेकाबू थे और स्थिति बेहद विस्फोटक। कमजोर बांग्लादेश जल्लाद पाकिस्तान के सामने क्या करता? पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज था कि जल्लादों से एक उभरते मुल्क को बचाएं, और इसकी कमान सौंपी गई मानेकशॉ को, जिसका नतीजा हुआ पाकिस्तान के 2 टुकड़े। दरअसल 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान ने अमृतसर, आगरा सहित कई शहरों पर बमबारी की। पाकिस्तान की इसी कारस्तानी के बाद 1971 युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि वो एक ऐसे देश से टकरा रहा है जिसकी सेना की ताकत पाकिस्तान से कहीं अधिक है। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व मजबूत हाथों में है, जिसका अंजाम ये रहा कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और पाकिस्तान का नक्शा ही बदल गया। जमीन और आसमान पर तो भारत ने अभेद्य युद्ध का परिचय दिया ही, लेकिन हिंदुस्तान की फौजों के सामने समंदर की लड़ाई सबसे अहम थी, क्योंकि भारत को 2 मोर्चों पर लोहा लेना था। एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब महासागर, क्योंकि सबसे जरूरी था पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक मदद रोकना। इसलिए जनरल मानेकशॉ ने युद्ध की एक ऐसी नीति बनाई कि पूर्वी पाकिस्तान को मिलने वाली सारी मदद ठप हो गई। दरअसल भारत ने फैसला किया कि वो कराची बंदरगाह पर हमला करेगा और उसे नस्ते-नाबूद कर देगा। (1971) का दौर दूसरा था। उस वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े देश हमदर्द थे, चीन और अमेरिका। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की पाकिस्तान से तो हमदर्दी थी ही कि अमेरिका ने यूएस नेवी का 7वां बेड़ा तक भारत की ओर रवाना कर दिया था। लेकिन अमेरिकी मदद पहुंचती उससे पहले ही भारतीय सेना ने युद्ध को निर्णायक मोड़ पर मोड़ दिया था। 1971 का युद्ध आज भी इतिहास में दर्ज है। ये युद्ध इसलिए भी इतिहास में दर्ज है क्योंकि ये एक रिकॉर्ड ही था जब किसी देश के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। इस युद्ध के बाद दुनिया भर के देशों का भारत को लेकर नजरिया भी बदला, क्योंकि इस जंग के बाद भारत ने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई भी भारत की तरफ आंख दिखाएगा तो भारत की सेना उसकी आंखें निकाल लेगी। जनरल सैम मानेकशॉ के सिर पर 1971 की जीत का सेहरा बंधा। इस जीत के लिए सैम मानेकशॉ को अनेक सम्मान प्राप्त हुए। साल 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इससे पहले वो पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया था, लेकिन 27 जून 2008 वो काला दिन था जब इस महायोद्धा ने हम सबको अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो 1971 की जंग भारत ने जीती थी, ये तो हर कोई जानता है। इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के ऐतिहासिक सरेंडर से भी हम सब वाकिफ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को जंग लड़ने से इनकार कर दिया था? मानेकशॉ के इनकार की वजह क्या थी? इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ के इनकार के बाद क्या किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब जनरल मानेकशॉ ने कर दिया था इंदिरा को इनकार, 1971 का युद्ध लड़ने को मानेकशॉ पहले नहीं थे तैयार। 7 महीने में लिखी स्क्रिप्ट भारत को मिली 1971 में जीत। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जनता पर जुल्म की इंतहा थी। पूर्वी पाकिस्तान के राजनेताओं पर सितम का पाकिस्तानी सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थीं कि भारत पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराए और इस मोर्चे से अपने खिलाफ हो रहे पाकिस्तानी षड्यंत्र पर लगाम लगे। इसलिए 29 अप्रैल 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई। मीटिंग में हाजिर लोग थे वित्त मंत्री यशवंत चौहान, रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम, कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद, विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और इन राजनेताओं से अलग एक खास आदमी सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ। मीटिंग में इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री की एक रिपोर्ट, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की बढ़ती समस्या पर गहरी चिंता जताई गई थी, जनरल मानेकशॉ की तरफ फेंकते हुए सवालिया लहजे में कहा, क्या कर रहे हो सैम? सैम बोले, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इंदिरा गांधी के बिना समय गवाए प्रतिक्रिया दी, आई वॉन्ट यू टू मार्च इन ईस्ट पाकिस्तान। जनरल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इसका मतलब तो जंग है मैडम। प्रधानमंत्री ने भी बड़े जोश से कहा, जो भी है मुझे इस समस्या का तुरंत हल चाहिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर मानेकशॉ मुस्कुराए और कहा, मैडम आपने बाइबल पढ़ी है? लेकिन जनरल के सवाल पर मीटिंग में मौजूद सरदार स्वर्ण सिंह उखड़ गए और बोले, इसका बाइबल से क्या मतलब है जनरल? मानेकशॉ ने कहा, पहले अंधेरा था, ईसा बोले उन्हें रोशनी चाहिए और रोशनी हो गई। लेकिन ये बाइबल जितना आसान नहीं है कि आप कहें मुझे जंग चाहिए और जंग हो जाए। मीटिंग में मौजूद तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत चौहान ने भी बातचीत में दखल दिया और जनरल से वो सवाल किया जो उनकी डिक्शनरी में कभी था ही नहीं, क्या तुम डर गए हो जनरल? जिसका जवाब सैम ने कुछ यूं दिया, मैं एक फौजी हूँ, बात डरने की नहीं, समझदारी और फौज की तैयारी की है। इस समय हम लोग तैयार नहीं हैं, आप फिर भी चाहती हैं तो हम लड़ लेंगे, पर मैं गारंटी देता हूं कि हम हार जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अप्रैल में ही युद्ध की बात कर रही थी। सैम जानते थे अब गर्मी आने वाली है, ऐसे में हिमालय में बर्फ पिघलना शुरू होगी और वहां मौजूद दर्रे खुलने लगेंगे और पाकिस्तान की मदद के लिए उसका हितैषी दोस्त चीन आ खड़ा होगा। सैम मानेकशॉ एक ऐसे योद्धा थे जो जानते थे युद्ध के लिए सिर्फ नियत ही नहीं, नीति की भी जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत को ना करने का मादा दिखाया और ये सैम का ही रौब था जिसे इंदिरा गांधी को मानना पड़ा। मानेकशॉ के 1971 के युद्ध के लिए पहले ना करने की वजह मौसम थी। मानेकशॉ जानते थे गर्मियों में पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा है और गंगा अपने उफान पर होगी, ऐसे में उसे पार करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। चर्चे तो यहां तक हैं कि जनरल मानेकशॉ ने अपना इस्तीफा भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दे दिया था, जिसे उन्होंने नकार दिया। दरअसल इंदिरा गांधी सैम की शख्सियत से जिस तरह वाकिफ थी, ठीक उसी तरह उनकी काबिलियत से भी वो परिचित थी। इंदिरा ये बखूबी जानती थी कि सैम मानेकशॉ नाम का शख्स ही ऐसा है जो उनके ख्वाब को जीत में बदल सकता है और इतिहास इसका गवाह है कि सैम मानेकशॉ ने इनकार के 7 महीने बाद युद्ध के लिए ऐसी हाँ भरी कि दुनिया उसकी गवाही देती है। तो सैम मानेकशॉ का जिक्र हम आज क्यों कर रहे हैं?
वो 1971 के युद्ध के नायक थे। सिर्फ 14 दिन में भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था और फील्ड मार्शल मानेक शॉ पक्के आर्मी मैन थे, इस पूरे युद्ध के वो नायक थे। उनसे जुड़े किस्से आज भी सेना में सुने और सुनाए जाते हैं। उनसे जुड़ी ऐसी ही गाथाएं तमाम लोग सुनाते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि 1971 के युद्ध को जब भी याद कीजिए, पाकिस्तान को एक सबक मिलता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े न सिर्फ हुए थे बल्कि 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। देखिए रिपोर्ट। सैम मानेकशॉ का सैन्य करियर जानदार, शानदार और रोबीला था। उन्हें मिलिट्री लाइफ की शुरुआत ब्रिटिश इंडियन आर्मी से की थी, जो 4 दशकों से ज्यादा चली। आपको भारत के इस रोबीले जनरल से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों से वाकिफ कराते हैं। अपने लंबे मिलिट्री करियर में मानेकशॉ ने 1-2 नहीं 5 बड़े युद्ध लड़े थे। फील्ड मार्शल मानेकशॉ की सर्विस 1934 से 2008 तक थी, जिसमें उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर, 1962 के भारत चाइना वॉर, 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर और 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में हिस्सा लिया। भारत चाइना वॉर और उसके बाद की सारी लड़ाइयां मानेकशॉ की लीडरशिप में लड़ी गईं और उन्हें इसी शौर्य की बदौलत फील्ड मार्शल जैसी रैंक से नवाजा गया। आईएमए देहरादून से 1932 में मिलिट्री करियर की शुरुआत करने वाले सैम मानेकशॉ बचपन से ही सेना में आना चाहते थे, लेकिन उनके लिए सेना में आना आसान नहीं था। वजह थी पिता का इनकार। दरअसल मानेकशॉ पारसी परिवार से आते थे। पारसी होने के नाते पिता चाहते थे कि सैम बिजनेस से जुड़े, लेकिन लड़के ने बचपन में ही बगावती तेवर दिखा दिए और आईएमए में दाखिले के लिए परीक्षा दी और 1932 में 40 कैडेट्स वाले सेना के बैच में शामिल हो गए। सेना में शामिल होने के बाद सैम का युद्ध से गहरा नाता हो गया। हम बात कर रहे हैं साल 1942, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होने की वजह से भारतीय सेनाओं ने भी इस युद्ध में शिरकत की थी और अपनी जाबाजी से दुनिया को वाकिफ कराया था। लेकिन इस युद्ध में भारतीय सेना का एक अफसर ऐसा था जिसके किस्से हर किसी की जुबान पर आम थे, क्योंकि इस नौजवान अफसर ने मौत को मात दी, वो भी 1-2 नहीं 7 गोलियां लगने के बावजूद। दरअसल 1942 में बर्मा में जापान से लड़ते हुए सैम के पैर में 7 गोलियां लग गई थी। 7 गोलियां लगने के बावजूद भी सैम का हौसला जरा भी नहीं डगमगाया, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में भी जब अस्पताल में डॉक्टर ने उनसे गोलियों के लगने के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, मुझे एक खच्चर ने लात मार दी। और इसके साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए।